अभी मौजूद हैं यतीश कुमार जी, हिंदी के उभरते चर्चित साहित्यकार, और इनकी रचनात्मक यात्रा पर हम लोग बातचीत करेंगे। और यतीश जी की पिछले वर्ष एक संस्मरण की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, बोरसी भर आँच, और उसके कई संस्करण आ चुके हैं इन एक वर्षों में। इनकी रचनात्मक यात्रा शुरू होती है काव्य पुस्तक अंतस की खुरचन से। उसके बाद आविर्भाव अपने ढंग की एक अनूठी पुस्तक है, जिसमें कि 11 महत्वपूर्ण उपन्यास और गद्य की जो रचनाएं हैं, कथेतर रचनाएं, उस पर इन्होंने काव्यात्मक श्रृंखला की है। उसके बाद बोरसी भर आँच, जिसकी चर्चा मैंने की, और अभी तद्भव, जो कि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, उसके 50वें अंक में इनकी लंबी कहानी आतिशबाजी प्रकाशित हुई है। तो यतीश जी की जो पहली किताब है रचनात्मक यात्रा, उसकी शुरुआत यदि हम करें तो उसमें है क्यूल, मेरी धौंकनी की नदी। क्यूल नदी है बिहार की एक, और वहीं से यतीश जी आते हैं, और उसको वो धौंकनी बोलते हैं। अभी जो नदी की जो हालत है, जिस तरह से नदी एक तरह से मर रही है, और वो जो पर्यावरण के प्रति जो सचेतनता है यतीश जी की इनकी रचनाओं में, वहां से लेकर के आतिशबाजी पर जब मैं बात करूंगा तो वहां भी जो पर्यावरण आएगा। तो उस पुस्तक की पहली जो कविता है उसका शीर्षक है किन्नर। तो यतीश जी से मेरा ये पहला ही प्रश्न है कि आखिर आपने किन्नर पर ही जो पहली कविता को क्यों रखा उस पुस्तक में, यतीश जी? सबसे पहले शुक्रिया विनय, और शुक्रिया आप सबका जो यहाँ सुन रहे हैं इस कन्वर्सेशन को। रचनात्मक यात्रा कलिंगा ने नाम दिया है, बट मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी कोई यात्रा ऐसी हुई है कि जिसको मैं कह सकूं कि रचनात्मक यात्रा है। अभी मेरी यात्रा शुरू हुई है और इस शुरुआत पे ही बात करेंगे। विनय, बहुत शुक्रिया। ये बहुत माकूल प्रश्न है। किन्नर एक्चुअली 1 साल तक जो है मैं इस सब्जेक्ट पे गद्य के रूप में काम कर रहा था, और मेरी जो बहन है जो उस किताब जो बोरसी भर आँच की मेन किरदार है, उसकी बहुत घनिष्ठ दोस्त है रोशनी, जो कि किन्नर है। तो मैं जब भी अभी भी जाता हूँ दीदी के पास, तो उनसे मुलाकात अक्सर होती है। तो मेरी बहुत जिज्ञासा रही है कि कैसे बहुत सारा चीज है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो 1 साल के कोशिश के बाद भी मैं गद्य में उन चीजों को पूरी तरह से समेट नहीं पाया, तो मैं थक गया। तो मैंने एक दिन फिर वो कविता रच दी। क्या LGBTQ का जो डिस्कोर्स चल रहा है, जो विमर्श है, क्या उससे भी इस कविता को या उसका भी प्रभाव था इस कविता पर? मुझे लगा कि 2014 में जाकर के हम समानता की बात कर पाते हैं, जबकि ये गगन जी यहाँ हैं सामने हमारे, और कैलाश पे किन्नर की बात कब है? हमारे सारे ग्रंथों में उनको प्रमुखता दी गई है, और हम 2014 में जाकर के ये कह रहे हैं कि भाई उनको समान हक दिया जाए, और फॉर्म्स में जो है एक कॉलम ऐड होता है, और पता नहीं कितनी जगह पे कॉलम ऐड हो पाया है। तो मुझे लगा कि मेरी किताब में इससे उपयुक्त विषय नहीं हो सकता है, जैसा मैंने महसूस किया, तो इसलिए मैंने। अब इसी से एक मतलब अंतस की खुरचन से ही जो बल्कि पहला सवाल होना चाहिए था जी, कि क्यूल को ही आप अपनी कविताओं की धौंकनी क्यों कहते हैं? धौंकनी यानी कि ऊर्जा का जो संयंत्र होता है, तो आखिर ऊर्जा का वो स्रोत क्यों आप मानते हैं क्यूल नदी को? इस पर यदि कुछ बातचीत करें। इनफैक्ट अंतस की खुरचन या बोरसी भर आँच या आविर्भाव, तीनों के शुरुआत में कहीं न कहीं मैंने नदी का जिक्र किया है। मुझे लगता है कि हम में से जितने लोग हैं, प्रताप भाई बैठे हैं, मनीषा जी बैठी हैं, हम सब अपने बचपन से बाहर नहीं निकल पाते हैं बतौर लेखक, कितने भी बड़े हो जाएं। और मैं जब भी परेशान रहा हूं बचपन में, तो हमेशा क्यूल ने मुझे संवारा, हमेशा उस एकांत को मैंने जिया, और उस एकांत ने जब मैं लेखक में मेरी वापसी 2015 में हुई, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो
बचपन की याद ने मुझे संवारा, और बचपन की याद में जो प्रमुख याद है वो है किऊल नदी। और जो अनुभव मैंने बोरसे बनाच में लिखा है, आप अगर उसको ठीक से देखेंगे तो मुझे बार बार एकांत ने सहारा दिया है। और वो एकांत वैसी नदी है जो मुझे रिफ्लेक्ट करती थी, जो कि सूखी नदी, उसमें पानी नहीं था, और हम उसको चाहे बच्चे हाथ से बनाते थे तो खेलने के लिए भी काम आता था। तो मुझे लगता है कि मेरा संबल है, इमोशनल बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है उस नदी के साथ कि उस नदी के बिना मेरी किताब की शुरुआत करना असंभव था। जी, उसमें बल्कि बहुत अच्छी पंक्ति है उसी की भूमिका में कि लोग उसे पागल नदी कहते हैं, जबकि सच्चाई है कि नदी पागलों से त्रस्त है। बिल्कुल, हाँ। ये किऊल नदी के साथ साथ हुगली नदी भी, बल्कि आतिशबाजी कहानी में हुगली नदी का भी जिक्र आता है। तो किऊल और हुगली नदी दोनों में क्या फर्क आप देख पाते हैं अभी खड़े होकर? फर्क नहीं, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप पहले समझ लें कि वो पागल नदी है किऊल नदी, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहता, सिर्फ बरसाती नदी है। और वो जब उसमें पानी का आना होता भी है तो इस तरीके से आता है कि वो लील लेती है सारे चीजों, जो पशु वहां चर रहे होते हैं, इवन जो बच्चे वहां खेल रहे होते हैं, तो डेंजर जोन में आते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेगिस्तानी स्ट्रक्चर है लगभग, जबकि हुगली जो है वो कलकल है, और वो कलकत्ता के संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही है। और मुझे लगता है कि किऊल नदी उस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रही है जो बिहार के जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं। तो वो मेरा पास्ट है और ये फ्यूचर है। मैं इसको इसी तरह से कह रहा हूं कि आज मैं अगर थोड़ा सा हरित हूं, थोड़ी सी हरापन मेरे थोड़ी जिंदगी में है, तो वो हुगली का प्रतिबिंब है, और जो मेरा बचपन है वो किऊल नदी का प्रतिबिंब है। जी बिल्कुल, जो आपकी जो बल्कि अंतस की खुरचन दो हिस्सों में बटा है, देश राग और आसपास, और साझा धागा। तो एक में कि देश की बहुत सारी मुद्दे जो हैं, बहुत सारी बातें उसमें हैं, और साझा धागा में पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन, जिसमें कि माँ है, पिता हैं, बच्चियां हैं, उन पर है। तो इन दोनों को दो हिस्सों में बांटने के पीछे वजह क्या रही है इसकी? ये मुझे लगा कि जो पाठक वर्ग है ना वो भी बंटा हुआ है, और पाठक वर्ग को अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। तो देश राग है सामाजिक जो प्रश्न है नॉर्मल लोगों के पास, उसका उत्तर वहां पे उपलब्ध है। और पारिवारिक लोग हैं जिनको माँ, बहन, पिता, रिश्ते, स्त्री, ये चीज को मैंने अलग कर दिया कि पाठकों को सुविधा हो कि जैसे आप शुरुआत, एक्चुअली किताब को शुरुआत एक बार कर ले कोई तो फिर पार करना आसान होता है। तो वो एक टूल है जिसके थ्रू आप पाठक को एक वो पनगा थमाते हैं कि अच्छा आप इधर से आ जाइए। एक बार आ जाते हैं तो फिर वो दोनों नदी पार कर लेंगे। लेकिन मेरा प्रयास था कि अपने पाठकों को सुविधा दी जाए। जी, अब हम दूसरी किताब पर यदि बात करें तो बिल्कुल अखिलेश जी ने लिखा है कि आप परंपरा और नवाचार, बल्कि मैं कहूं कि परंपरा और प्रयोग दोनों, प्रयोग चूंकि अगेय का प्रिय शब्द है भले, लेकिन आप भी कई बार साहित्यिक उन श्रृंखलाओं के साथ, विधाओं के साथ प्रयोग करते हैं। अधिकतर औपन्यासिक रचनाओं पर या कथेतर रचनाओं पर समीक्षाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन काव्यात्मक समीक्षाओं की जो शुरुआत है, या आपने कई सारी रचनाओं पर, सुरेंद्र वर्मा के मुझे चांद चाहिए पर, मैला आंचल पर, या 11 जो कम से कम वहां पर लिखा, या और भी आप बता रहे हैं कि कई मानो नहीं देखा दीवार में खिड़की रहती जी। तो आखिर पहली बार ये कौन सी बात उसमें, या वो प्रेरक बिंदु वो क्या रहा कि जब आपको लगा कि इन महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं पर, उपन्यासों पर आपको काव्य श्रृंखला लिखनी चाहिए, या काव्य श्रृंखला लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, ये कोई मतलब प्लान्ड वे में कुछ होता नहीं है साहित्य में। मुझे लगता है अगर कोई प्लानिंग करता है तो उसमें एक आर्टिफिशियल चीजें अपने आप चली आती हैं। मेरा तात्पर्य मेरे साथ जो हुआ वो इस तरह से हुआ कि मैं 2015 में मुझे लगा कि मुझे साहित्य में आना है, और मेरा जो है मुझे दिशा निर्देश कहिए, अंदरूनी सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके आने के बाद मुझे लगा मैं बहुत देर से आया हूं यहाँ पे।
और इस देर के आने में मेरे पास जो मेरी पात्रता है उसको मुझे बढ़ाना था। मेरा पात्र बहुत छोटा था, मुझे लगा कि मैं अभी माइनस में हूं, मतलब सामान्य पाठक की स्थिति के लायक भी नहीं हूं। तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे खूब पढ़ाई करनी थी, और खूब पढ़ाई का मतलब है कि एक डिसिप्लिन वे में मुझे अगर मैं हिंदी साहित्य और बाकी साहित्य को नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं लिखना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे दिशा में जा पाएगा। तो इस दिशा में जब मैं किताब को पूरी तरह गरल करना पीना चाह रहा था तो अनाम दास का पोथा से मेरी शुरुआत हुई। अनाम दास का पोथा पढ़ते हुए, पहली किताब थी 2015 में जब मेरी वापसी में जिसको कहूंगा, तो अनाम दास का पोथा वैसी किताब है जो आपको प्रेम और अध्यात्म की बीच की कड़ी है, अनाम दास का पोथा। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने शायद मुझे वो किताब इसलिए पकड़ाई कि चूंकि मैं अध्यात्म को ज्यादा तवज्जो देता रहा हूं, तो वो फुनगी पकड़ने वाली बात जो मैं कह रहा था पहले, वो यहाँ पे भी है कि मुझे वो फुनगी मिली अनाम दास पोथा के नाम से। तो मुझे लगा रही है तो दुनिया अलग दुनिया है, और फिर इस दुनिया में मैं प्रवेश कर गया। और प्रवेश करते समय मैं गद्य और पद दोनों में खेल रहा था। मुझे लगता कभी मुझे उस समय पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा नई श्रृंखला या कुछ प्रयोग होने वाला है। तो उसके बाद मैंने कोयला भाई ने राख राजेंद्र राव जी की जो उसमें गद्य पद दोनों पे काम किया समीक्षात्मक। उसके बाद जो है अनिल अल्हातो की किताब है कविता की, उस पर थोड़ा सा पद गद्य इसी तरह का। उस समय तक मुझे क्लियर नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने मांडू नहीं देखा पे काम किया तो वो पहली बार मुझसे काव्यसार जैसी कुछ बात बनी, और फिर उसके बाद श्रृंखला चल पड़ी। और इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूं कि प्रभात रंजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा एक नज करने के लिए। नज का कोई हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने अपनी किताब में उनको धन्यवाद में नज करने के लिए लिखा है, लेकिन वो उनको बड़ी अच्छी लगी और मुझे पुश करते रहे कि भाई आप लिखते रहिए। और सामने गगन गिल जी हैं, इनकी किताब अवाक पे भी मैंने लिखी है और मैम को बहुत अच्छी लगी कविताएं। तो क्या कहूं, ये फिर यात्रा चलती रही। जी बिल्कुल। बल्कि अनाम दास का पोथा जो है उसमें जो क्लासिक, बल्कि मुझे अभी भी लगता है कि पद और पदार्थ, जब रैक को पहली बार जब जाता है दुनिया में, वो स्त्री पद को नहीं जानता है, और जाबाला जब अचानक आंधी तूफान में आती है और उसकी पीठ को छूती है तो पूछता है कि तुम कौन हो। मैंने ऐसी जीव को मैंने नहीं देखा है, बल्कि इतना सुंदर, इतने उसके सुंदर रेशम जैसे केस राशि हैं। विनय, मैं आपको तब वो कहता है कि मैं स्त्री पद का पदार्थ हूं रैक को। बिल्कुल, यदि स्त्री पद का पदार्थ, तो क्या आपकी जो कविताएं हैं, तो उन उपन्यासों के, यदि मुझे चांद चाहिए का पद है, मुझे लग रहा है यदि पदार्थ, यदि वो रचनाएं हैं, तो ये क्या वो काव्यात्मक उसमें उसका वो पद उसके रूप में आप देखते हैं, या किस रूप में उसको परिभाषित? मैं इसको, अगर मैं आपके ही स्टेटमेंट से क्यों ले रहा हूं कि जिस छुअन की बात आप कह रहे हैं पीठ वाली, वो छुअन अनाम दास की पोथा की छुअन मेरी पीठ पे आज भी है। और शायद वो छुअन मुझे ये कविता की ओर लेके आई, और आज मैं 70 उपन्यासों पे गद्य के किताब पे काम कर चुका इसी रास्ते। तो उसके बाद तो ये मुझे ये समझ में आने लगा कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा भी अपने समकालीन के आसपास पहुंचना है तो मुझे उतनी ही स्पीड से पढ़ना होगा, और चूंकि उस तरीके से पढ़ना है कि उसको पूरा मैं समझ लूं। तो समझने के चक्र में कुछ किताबें कविताओं में लिखवा लेती है, और कुछ पद्य में। जैसे मैं कहूं कि चंचला चोर पे मैंने सोचा था कि मैं कविता लिखूंगा, क्योंकि वो उसकी भाषा बहुत कवितामयी है, और चंचला चोर पे सोचा लेकिन लिख नहीं पाया, मैं पद में समीक्षा लिखा। तो ये सब कुछ अनप्लान नहीं, किताब के साथ वार्तालाप करते समय वो आपको इस दिशा में ले जाती है। जी, अभी आपने जो जिक्र किया कि आप चूंकि बहुत अभी नया लिखना शुरू कर रहे थे और आप चाहते थे कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बहुत कम साहित्यकार होते हैं कि मन से कहते हैं कि मैं बहुत 5-6 वर्षों से शुरू किया हूं। ये जो ईमानदारी है, या फिर बोरसी भर आंच में जो माता और सौतेले पिता का जो संबंध है, उसकी जो ईमानदारी है, तो मुझे लग रहा है कि ये ईमानदारी कहते हुए क्या आपको कहीं डर नहीं लगता है कि लोग आपको क्या सोचेंगे आपके बारे में, या फिर वो एक जो भय होता है खासतौर पे जब आत्मकथा जब लिखी जाती है, और मुझे भी लगता है कि आत्मकथात्मक यदि वो संस्मरण है, तो आत्मकथा में लेखक जो होता है अपने आप को बचा लेता है,
और दूसरे को तो पूरा एक्सपोज किया जाता है। तो वो कई बार यहाँ पर भी आप खुद को एक्सपोज जैसा करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते थे 10 वर्षों पहले तक, या बहुत कम जानते थे, या जो पारिवारिक जो जीवन में जो आपके माता पिता का जो संबंध है, अधिकतर हम व्यक्तिगत संबंधों को, तो वो जो साहस आप किस तरह से पाते हैं व्यक्त करने के लिए? देखिए, व्यक्त करने का मतलब होता है खुद को खाली करना, जो आपके मन दिल दिमाग में बैठ गया है और आपका अगर उस तरीके से कहें कि कीलित है चीजें, तो आप एक रिलीव होने के लिए वहां पे जाते हैं। तो मुझे लगता है रिलीव जब आप खुद को करने के लिए जा रहे हैं तो कोई नाटक तो नहीं करिएगा ना। आपको पता है कि दुख है, दर्द है, ये घाव है, घाव का उपचार है कविता, घाव का उपचार है गद्य, तो वहां पे नाटक का तो कोई गुंजाइश है नहीं मुझे लगता है। अगर कुछ नाटक हो रहा है तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपकी लेखनी में और वो सही उपचार नहीं होगा। और मुझे अपना उपचार करना था, मेरे पास जो चीजें दबी हुई थी मुझे उसको निकालना था, और निकालते समय मैं ये सब कभी सोचा नहीं और मतलब कभी दिमाग में नहीं आया ऐसी चीजें। हाँ, जब मैं एडिट कर रहा था तो बहुत पेनफुल था, क्योंकि उस दर्द से बार बार गुजरना है जो अनुभव आपने लिखा है, और दर्द को मैंने दर्द की तरह कभी लिया नहीं आज तक। अभी तक तो यही फिलॉसफी है कि दर्द एक अनुभव है और अनुभव कभी आपको दुखी नहीं करेगा, अनुभव एक हमेशा आपको एनरिच करेगा, ये मेरी फिलॉसफी रही है। और बुद्ध और रुद्र वाली बात जो मैं हमेशा बाकी जगह भी कहा हूं कि मेरी अंतसी खुर्चन में भी कविताओं में बुद्ध और रुद्र हमेशा आते हैं, वो लेयर्स में आते हैं। तो जो एक अनुगुंज है राइमिंग की, वो जो हम साउंड वाला बॉल में हम लोग घुमाते हैं तो एक तरंग निकलती है, तो वैसा अनुगुंज मैंने खुद के लिए क्रिएट भी करने की कोशिश की कि अच्छा मैं बुद्ध का फॉलोअर, मैं बुद्ध का फॉलोअर, मैं बुद्ध, ये अनुगुंज मैंने बहुत बार अपने अंदर किया। क्यों? क्योंकि मुझे सच में अडॉप्ट करना था इस फिलॉसफी को कि अनुभव है, दुख अनुभव है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप 100 बार राइम करते हैं तो राइम करते 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 वो आपके अंतस में बैठ जाती है। तो मेरे साथ मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं इसी अनुभव के साथ, मतलब दुख के साथ नहीं, अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अब एक और मुझे लगता है कि आपकी बल्कि एक कविता का हिस्सा है, बेटी पर वो कविता है, मेरी बच्ची तुम खेलना, खेलने के लिए खेलना, जीतने के लिए मत खेलना, बस खेलने के लिए खेलना। और आपकी जो कहानी, जो लंबी कहानी जो आई है आतिशबाजी तद्भव में, और उसका अंतिम हिस्सा है कि कलकत्ता में भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ईडन गार्डन्स में, और भारत जीतता है, और उत्साह और आवेश जो होता है हम लोगों का, जो जीत की जो एक खुशी होती है, खासतौर पे जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या कोई भी मैच हो, वो मैच नहीं बल्कि एक युद्ध का सेमीफाइनल हो जाता है। यानी कि वो जो भाव है, और उस पर जो आपकी जो कविता आ रही है, कहानी जो है उसमें, कि इतनी आतिशबाजियां होती, इतने पटाखे छूटते हैं कलकत्ते में कि सब चिड़िया सारी जो रात में जो निकलने वाले जो पशु हैं, बल्कि एक घोड़े की मौत होती है अचानक। तो ये जो अचानक कौंधा या इसके पीछे क्या हो रही है परिकल्पना, इस कहानी पर मैं अभी आगे भी आऊंगा। अच्छा, आगे वाले हिस्से पर अंतिम हिस्सा में जो आपने कहा ना कि युद्ध में अधिक उत्साह में जो आक्रामक वहसीपन जो आ जा रहा है, तो ये जो थीम है मुझे लग रहा है अंतिम हिस्से की, तो वो बात कैसे कौंधी आपके मन में? देखिए, मनीषा जी और अंशु जी दोनों पशु प्रेमी लोग बैठे हैं सामने, और मैं और स्मिता एक्चुअली क्रिकेट मैच देख के नीचे उतरे थे, और उस रात सच में एक पुलिस के घोड़े की मृत्यु हुई पटाखे से, ये सच है। और वो मैं बहुत बेचैन हो गया उस घटना के बाद, क्योंकि जब आप लोग देखिएगा कोई भी आजकल सेलिब्रेशन होता है तो इतने पटाखे फोड़ते हैं, इतने पटाखे फोड़ते बिना रियलाइज किए हुए कि वो पक्षियों का क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कितने तड़प रहे हैं। और घोड़े को खास कर, और डॉग्स जो हैं, उन लोगों को जिनकी श्रवण शक्ति इतनी ज्यादा होती है, हमसे 1000 गुना होती है, उनके बारे में सोचते नहीं हैं लोग। तो मुझे लगा कि कहानी और या साहित्य में हम लोग किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं 2 पर्पस के लिए। पहला पर्पस है कि हम बेहतर इंसान बन पाए, हम में करुणा थोड़ी और जग पाए। दूसरा है कि हम कुछ संदेश समाज को दे पाए कहानी के द्वारा। अगर कहानी हम लिख दें और कहानी ऐसे ही मतलब एक गल्प की तरह निकल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वो जो एंड है वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अरे घोड़ा
का डेथ इस कारण से हुआ, तो शेष तो जब कहानी का प्रोसेस है कि कहानी आप सिर्फ कहानी के पीछे पीछे चलते हैं, फिर तो एंड ये फिक्स था। फिर हम इस कहानी के पीछे पीछे चलते रहे और एक लंबी कहानी 17,785 वर्ड्स की, और अखिलेश सर का बड़प्पन है कि उन्होंने 50वें अंक में इतनी लंबी कहानी को जगह दी। जी, इस पर एक बात, तो जैसे आपने कहा कि अंतिम या एंड फिक्स था, तो क्या किसी कहानी का या किसी का एंड फिक्स किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे पास बहुत अनुभव नहीं है कहानियों का। 3-4 लंबी कहानियां अभी लिखी है मैंने, और सब कहानियों का प्रोसेस अलग रहा है। कोई एक फिक्स थ्योरी तो है नहीं कि ऐसे कहानी लिखेगी। अब आतिशबाजी जो है वो एंड पता था कि घोड़े की मृत्यु होनी है, बाकी सब कल्पना है। और गुम होती रोशनी में मुझे 5-6 पॉइंट्स पता थे कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और हम कहानी लिखते गए। और एक और कहानी आएगी, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी कि मुझे जाना था कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के लिए मैं कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ा था, और वो कोयलांचल का क्षेत्र मान के गया था मैं। और मुझे समझना था कि जिन लोगों का कोलियरी छीना गया 73 फर्स्ट में नेशनलाइजेशन के द्वारा, तो हम हमेशा अभी तक संजीव की किताब या नारायण सिंह की किताब, इन सब की किताबों में मैंने देखा है कि जो पक्ष है वो लेबर ओरिएंटेड है, कम्युनिज्म ओरिएंटेड है कि क्या उनका हुआ, लेकिन जो जमींदार हैं जिनका रातों रात चला गया, उनका पक्ष नहीं दिखा मुझे कहीं पे भी साहित्य में। तो मैं वो खोजने के लिए गया था कि मैं वो पक्ष को लाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी पूरे घर के अंदर ही रह गई। जब भी आएगी आप लोग पढ़ेंगे कि मैं घर में एक स्त्री के अपने उनका जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ खोलना नहीं चाहूंगा उस बात को, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं घर के से बाहर नहीं निकल पाया। तो आप कोई प्लान करके तो कोई कहानी नहीं लिखे, फिर तो कहानी जैसे जैसे आपको आगे बढ़ाएगी आप आगे बढ़ेंगे। इस कहानी की शुरुआत में आप भागलपुर दंगे का जिक्र करते हैं जिसमें असद की मां की मृत्यु होती है, तो क्या ये जो सांप्रदायिकता वाला जो एंगल है वो जानबूझ करके लाए हैं या ऐसे ही? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के लाया, लेकिन जब ये कहानी लिखी जा रही थी और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां से कहानी एक नया रूप लेती है। वहां से बच्चा असद की कहानी शुरू होती है, उसके पहले दुर्बा और मूसा की प्रेम कहानी है। तो वो एक ट्रांजिशन फेज था जो उस कहानी को एक दिशा सही मिल रही थी। और मैंने कहा कि आपका एक सामाजिक संदेश होना चाहिए कहानी में, तो वो एक उसका पुट आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट उस तरीके से वहां पे है उपलब्ध। कहानी में असद जो पात्र है, कलकत्ता का एक जो हुगली के किनारे जो भूतनाथ मंदिर है, वहां बिल्कुल उसी आस्था के साथ जाता है जिससे हिंदू जाता है, उसको उस भगवान पर पूरा भरोसा है। तो क्या आपको लगता है कि ये किरदार थोड़ा सा अस्वाभाविकता के करीब नहीं जा रहा है कि मतलब एकदम वो अभी बाद की कहानी, आज के दौर में जो कट्टरता की जो बात जो हो रही है, तो असद के चरित्र की जो कुछ जो बुनावट है वह कितनी स्वाभाविक आपको लग रही है? यदि उस देखिए, मैं बताऊं कि प्रताप भाई बैठे हैं और प्रताप भाई की किताब लोई आई थी, और लोई में जो है कबीर और लोई का जो है पूरा वहां डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मैं मैं चाह रहा था कि जो कबीर का जो पैटर्न है, जो मलंग है, जो शिव और मतलब दोनों चीजों की तरफ समान दृष्टि है, तो वो सहिष्णुता, वो मानवता का पक्ष सामने आए। ऐसे बहुत हजार लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और वो मतलब मैंने अब देखिएगा कि जो मूसा है, ये बेसिकली असद जो है वो मूसा का रिफ्लेक्शन है पिता का। और पिता भी वैसे ही मलंग थे और वो भी कबीर के भक्त थे, वो भी शिव का गाना गाते थे जबकि मुसलमान थे। और ये असद भी जो है वो शिव का भक्त है, वो पोछा लगाता है पूरा वहां पे भूतनाथ में, सफाई करता है भूतनाथ का। तो ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे लोग हैं नहीं, वो तो और मुझे उनका पक्ष रखने की जरूरत महसूस हुई कि उस पक्ष को भी हम सामने रखें। वो हिंसा परमो धर्म जो प्रेमचंद की चर्चित कहानी है उसमें भी है कि वो जामिद जो है कि मंदिर और मस्जिद दोनों में, बल्कि मंदिर को अपने दामन से साफ करता है। जी।
तो वो है। लेकिन अभी जिस तरह से जो कट्टरता बढ़ती है, यदि कोई जान जाए कि ये दूसरे संप्रदाय का है तो लोग मंदिर में घुसने से उसको वर्जित कर देते हैं। बार बार जो प्रतिबंध जो लगता है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं तो देखिए मैसेज दे रहा हूं, मैं तो बहुत साफ मैसेज दे रहा हूं कि मानवता परम धर्म है। हम लोग, जैसे मैंने कहा कि मैं रुद्र और बुद्ध का फॉलोअर हूं और हम साहित्य में बेहतर मनुष्य बनने के लिए आए हैं, तो ये एक बेहतर मनुष्य का रिफ्लेक्शन है वहां पे कि मनुष्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतर मनुष्य होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहानी का मैसेज ही यही है। वो बच्चा जो है वो चिड़िया से प्रेम करता है, वो घोड़े से प्रेम करता है, वो मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन जिससे प्रेम करता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये अलग विडंबना है उस कहानी की। तो क्या ये अंधविश्वास की तरफ जो आप ले जा रहे हैं या जो जा रही है जो घटनाएं, तो वो क्या ठीक आपको लग रहा है इस परिदृश्य में? कोई गलत सही चीज होता नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कई लोग हैं हम में से जो मनोदिशा वैसी है, मुझे खुद शायद ऐसा लगता होगा। तो ऐसा, ये तो कहानी लिखवा रही है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसके अंदर कन्फ्लिक्ट है। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब के अंदर कुछ न कुछ, कोई न कोई कन्फ्लिक्ट तो है। तो वहां मेरा विचार जो है वो कन्फ्लिक्ट को उजागर करना था, बजाय कि किसी एक चीज का मैसेज देना था। वहां पे एक कन्फ्लिक्ट है और कन्फ्लिक्ट को वो कन्फ्लिक्ट से तो लड़ रहा है पूरी कहानी में। अच्छा, बोरसीफर की तरफ यदि फिर लौटें तो बल्कि अखिलेश जी ने कहा कि इसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है, और हिंदी के बड़े बड़े लेखकों ने उस पर समीक्षाएं लिखी और बहुत सारी समीक्षाएं आ भी रही हैं, मैं देख रहा हूं। तो आपको क्या, जब आपने पुस्तक पूरी की थी तो आपको क्या अंदाजा था या उम्मीद थी, आशा थी कि इतना इसका नहीं कुछ इसकी चर्चा होगी? कोई ऐसी आशा नहीं थी। और मैं आदरणीय अशोक माहेश्वरी जी के पास जब गया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई तुम पहले कहानी लिखो और गद्य में थोड़ा सा आपका एक्सेप्टेंस बढ़े, तब संस्मरण पे आए। आपको आपकी उम्र क्या है? लेकिन मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि नहीं, मुझे संस्मरण लाना है, क्योंकि कोविड का एक इम्पैक्ट था मेरे माइंड में, मैं भूल जा रहा था नाम बहुत तेजी से, और जो अनुभव है मेरे वो शायद थोड़े हटके थे। और जो बाद में समझ में आया कि कोविड मतलब जो बच्चे हैं हमारे आज के युवा वर्ग के, वो बहुत जल्दी सकम कर जा रहे हैं। तो ये यात्रा को वहां दिखलाना था कि भाई सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो उतना सोचा नहीं मैंने कि ये मतलब ऐसी प्रतिक्रिया, इतना प्रेम मिलेगा इस किताब को। लेकिन मैं कृतज्ञ हूं पाठकों का, अपने अग्रजों का आशीष मिल रहा है, और अभी भी मतलब जारी है आशीष मिलना, स्नेह मिलना। मतलब उसमें यदि कहें तो खासतौर पे बोरसीफर संस्मरण और आत्मकथा, बल्कि दोनों का मिला जुला जो रूप है, और हिंदी की जो पहली आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक, अवधि में है। वो व्यापारी थे और व्यापार करना छोड़ दिए थे, और उन्होंने लिखा है, शुरुआत ही इससे की है कि अब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मिर्गावती, पोथी दो उचार। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि वो आधे वर्ष, अर्ध कथा में कहने की, जब वो 50 वर्ष के होते हैं तो उनको लग रहा है कि मनुष्य को 100 वर्ष तक जीना चाहिए, इसलिए मेरी ये आधी कथा है। और घर में बैठ के व्यापार सब छोड़ करके घर में बैठ जाते हैं और खूब सूफी ग्रंथों को, कहानियों को पढ़ते हैं। सूफी प्रभाव भी है उन पर काफी, और कई बार जैन होते हुए भी सूफियाना अंदाज उनमें दिखता है। और आप भी यहाँ पे कह रहे हैं कि बल्कि कई लोगों का ये मानना है कि आत्मकथा या संस्मरण एक खास उम्र के बाद लिखना चाहिए, कम से कम 60-70 के तो बाद ही। तो अचानक इस उम्र में, खासतौर पर यदि रचनात्मक उम्र आपकी देखी जाए तो इस शैशव काल में, बल्कि कहें तो बिल्कुल, वो आत्मकथात्मक संस्मरण लिखने का जो इरादा कैसे आया? मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुझे डर लगा कि जो भूलने की बीमारी कोविड के बाद आई, और कोविड में मैं 45 दिन लगभग हॉस्पिटलाइज था और मरणासन था, उसका जिक्र है उस किताब में। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये मोमेंट है, ये मोमेंट कब चला जाएगा यू नेवर नो, बट ये जो ट्रेजर है, जो खजाना है, मेरे जो भी अनुभव का खजाना है, उसको जितना जल्दी मैं लिख दूं ईमानदारी से उतना अच्छा है। और मैंने इस बात पे, लिखना ठीक है, प्रकाशित करवाना, जब लिख दिया तो लिखा तो देखिए, लिखता तो आदमी है, बट पर्पस तो यही था कि बच्चों को और बाकी लोगों तक ये बात पहुंचे। और परंपरा तो मैंने पहले ही तोड़ दी थी आविर्भाव में जो कविताएं आई वो तो परंपरा से हट के आई, और वो उपन्यास पे कविता कौन पढ़ना चाहता है आज के डेट में? नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है।
तो परंपरा को तोड़ना भी एक कर्तव्य है हम लोगों का कि हम कुछ नया कुछ करें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें कम से कम। जी जी। आपके बोरसी भर आंच में खासतौर पे जो देखा जा रहा है, जिस तरह से जो किउल नदी जो है वहां भी बार बार आती है, आप नाव में तैरते, नदी में तैरते हैं, और पारिवारिक जो दावपेच हैं उसमें जो संघर्ष करता हुआ जब यूपीएससी की तैयारी करना और फिर आईआरएस बनना, और उसके बाद जो दोस्तों का जो साथ है आपका, तो आपके जीवन में इन दोस्तों की जो भूमिका है आपको बनने और बनाने में वहां पे खास तौर पे दिखती है। जी। तो अभी क्या लग रहा है कि उन दोस्तों के साथ या जो मित्रता का जो आपका स्वभाव है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें कितना सहयोगी बन पड़ता है आपकी रचनात्मक यात्रा में? मैं बहुत लकी हूं, और मैं दोस्तों ने मुझे बनाया है, ये मैंने कई बार जिक्र भी किया है और किताब में तो है ही। आज भी मेरे पास दोस्तों का कुनबा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 4-5 लोग भी मिल जाएं जिंदगी में तो काफी है, लेकिन मेरे लिए वो काफी नहीं है। और मैं हिंदी साहित्य का भी ऋणी हूं कि हिंदी साहित्य में भी इतने सारे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके यहाँ तक जो भी मेरी छोटी मोटी यात्रा है इसमें लाए हैं। मैं आज ममता कालिया मैम से मिलूंगा सेकंड हाफ में, और मैंने पिछले इंटरव्यू में बात की है कि नरेश सक्सेना और ममता कालिया 2 ऐसे शख्स थे शुरुआत में ही, जब मुझे कोई नहीं जानता था, उन लोगों ने मुझे शायद पहचानने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। और आविर्भाव का 2019 में ममता कालिया जी का पोस्ट है कि ये किताब क्यों नहीं आ रही है, किताब आई 22 में। तो ये ऐसे लोग आपके साथ हैं, आपके संबल हैं, और ऐसे ही आपकी यात्रा आगे बढ़ती है इस साथ के साथ। और वो जो पुराने दोस्त मेरे हैं वो आज भी मेरे दोस्त हैं। मैं लखीसराय जाता हूँ या वो यहाँ आते हैं तो मिलते हैं, दोस्ती वैसे ही है। देखिए, आप अभी रेलवे की नौकरी में हैं, बड़े पद पर हैं, दबाव भी है। इसके पहले ब्रेथवेट के जो सीएमडी थे, तो इतने बड़े दबाव के बीच ये लिखना और वो गंभीर लिखना वो कैसे संभव होता है? और बार बार आप जिक्र भी करते हैं मैं खूब पढ़ रहा हूँ, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, और आपकी टिप्पणियां भी आती हैं, तो वो समय का जो संतुलन आप कैसे कर पाते हैं? आपके प्रश्न का जवाब मेरी कविता ही देगी कि दबाव में सृजन मेरी कविता है। और मुझे लगता है कि शिशु का जो आप देखिए कि जो माताएं हैं वो उस दबाव में ही उत्पत्ति होती है शिशु की। जो बीज है वो भी दबाव के बिना नहीं अंकुरित होता है। तो मैं भी अंकुरित इसी तरीके हो रहा हूँ। और बाकी तो टाइम मैनेजमेंट है, बाकी तो है जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने का टाइम तो है ही आपके पास। तो मेरे लिए लगभग बराबर की प्राथमिकता है साहित्य की, क्योंकि मुझे अपने अंदर जो बेहतरी करनी है, मेरे परिवेश ने जो मुझे बिगाड़ के रखा और मेरे जो पुरुष तत्व को बढ़ा के रखा है, उसको कम करने का और कोई उपाय नहीं है मेरे पास कि मैं साहित्य के सानिध्य में ही रहूं, इसकी छाया से बाहर ना जाऊं। और इसीलिए मेरी स्त्री कविता में आप पाएंगे, या और भी कविता में जहां मैंने लिखा है कि माँ पूरी की पूरी स्त्री थी और पिता में स्त्री का तत्व कम था, ये सब चीजें मेरी कविताओं में आपको बार बार मिलेगा। तो मैं उस तत्व को की छटाई करने के टूल के लिए हिंदी साहित्य में हूं और रहूंगा। आपकी कविताओं में और या रचनात्मकता में बल्कि कहें तो गांव और शहर, बल्कि कस्बा और शहर बल्कि इसको कहें, दोनों आता है। तो आपको लगता है कि ज्यादा आपकी रचनात्मक उर्वरता के लिए, रचनात्मक जो जमीन के लिए कौन सा ज्यादा आपको प्रेरित करता है, कस्बाई गांव मुंगेर का या फिर महानगर कलकत्ता? नहीं, दोनों के अलग अलग अनुभव हैं। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि जड़ और तना की बात करूं, मैं हूं बीच में धर की तरह। तो जड़ तो हमेशा जड़ ही है, जो गांव है वो जड़ है, वहीं से सृजन का पूरा हम निचोड़ खींचते हैं। इसलिए मैं पहले भी कहा कि हम बचपन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उधर प्रकाश जी से बात हो रही थी, बोले कितने लेखक हैं, 90% लेखक जो हैं वो बचपन में ही हैं और उससे सृजन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता का जो माहौल है वो मेरा फलीभूत माहौल है, उसका अनुभव अलग है। उसकी एंजल की आंखों से जो कविता है, विक्टोरिया की एंजल, वो सारी कविताएं जो है, भूतनाथ, ये सब कलकत्ता के परिवेश से कविताएं। लेकिन जड़ तो जड़ है और दोनों का वैल्यू है। सांस आप ऊपर से ले रहे हैं, खाद पानी नीचे से ले रहे हैं, तो दोनों को आप कैसे कहें कि ये अच्छा वो अच्छा, दोनों के कारण ही आप जिंदा हैं। एक और जो बिंब आता है आपकी कविताओं में कि रात में शहर को देखना, तो रात में शहर को देखने की मतलब वो जो शुरुआत है वो कैसे होती है? देखिए, रात है बेसिकली एकांत, एकांत में खुद को देखना।
बेसिकली ये मेटाफर इस तरह से है कि आप हम लोग बचपन से हम लोगों का जो बढ़ाया गया है कि आपको पहले मतलब पढ़ना है, पढ़ के शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने, फलना करना चिलना करना है, करते करते आप अपने स्व को भूल जाते हैं। और साहित्य जो है वो स्व का विस्तार है बेसिकली। तो हम वहां जो रात को देखने की बात कर रहे हैं वो स्व को देखने की बात कर रहे हैं और स्व का विस्तार की बात कर रहे हैं। तो हम साहित्य में हैं ही इसी के लिए कि हम जितना समय खुद को दे पाए। तो मैं सुबह उठता हूँ 5:30 7:30 मेरा फिक्स है, और मैंने गोल्फ तक को छोड़ दिया जो कि सेकंड वाइफ के बराबर का हक रखती है समाज में। तो वो जब साहित्य छुड़वा सकती है तो फिर और क्या बताऊं मैं आपको। एक रंग की बात आती है आपके यहाँ, एक खासतौर पे कई जगह आपके यहाँ रंग जो है, बल्कि पहली कविता शायद शुरुआत में रंग वार्ता है हाँ। कि हर एक जगह क्षेत्र के अनुसार, स्थान के अनुसार और समय के अनुसार रंग का भी अर्थ बदल जाता है। वही है उसका। जैसे कि सब संभवतः है कि सफेद रंग जो पूर्व में सगुन का रंग है, और भारत में या पश्चिम में जिसको आपने पश्चिम में शायद वो है सगुन का रंग है, दूल्हे का जो जोड़ा होता है, और भारत में या पूर्व में उसको जो आपने कहा कि 100 के साथ जो कफन सफेद की है, या और भी कई जगह हरे रंग की शादी में यूज करते हैं, यहाँ पे 100 बल्कि कहें कि होली का जो त्योहार है आपकी रचनाओं में जिस तरह से, तो रंग आपको किस तरह से आकर्षित करते हैं? देखिए रंग तो बेसिकली पूरा जो हर अनुभव का अपना रंग है, वहां पे मामला उसी तरह का है। लेकिन मैं बजाय रंग के बारे में बात करने के मैं उस कविता के अंतिम पंक्ति पे बात करना चाहूंगा कि उसका कविता की अंतिम पंक्ति है कि कोई बदरंग न रह जाए, और मेरी दूसरी कविता है कि कोई पत्तल किसी का खाली न रह जाए। तो मेरी कविताओं में ये बार बार आता है कि कोई अकेला न रह जाए, इसलिए मैं दोस्ती को, भाईचारा को, मानवता पे को प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। और वो राइम कि मैं ऐसा करता हूं, इसकी राइम मैं अपने लिए ले चलता हूं कि भटकू नहीं, क्योंकि भटकना बहुत आसान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो रंग अनुभव के रंग हैं, और वो अनुभव के रंग आपको सींचते रहें, आगे बढ़ते रहें, और वो आपको भटकाए नहीं। बस इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप लोगों में से यदि भी कोई प्रश्न हो यतीश जी के रचनात्मक यात्रा पर तो जी 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 प्लीज। हाँ, 2 लाइन लिखी थी, उसके बारे में आपकी टिप्पणी और आपका भाव जानना चाहता हूँ। जी। कहानी अक्सर बिक जाती है और किरदार अमर हो जाता है। जी। कविता बाजार को तरसती है, बस एकाध जुमला ही लोगों की जुबान पाता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कविता और कहानी? मैं इसमें सिर्फ 2 चीज जोड़ दूंगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा है कि कविता आप पे उतरती है और कहानी के पीछे आप भागते हैं। तो जो उतरती है तो स्व है, किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए उसके लिए। बहुत बल्कि उदय प्रकाश ने भी कहा है कि कविता आदमी का गद्य आदमी का कद है, कविता आदमी की परछाई है। गद्य पिता का संरक्षण है और कविता माँ की गोद है। क्या बात है। और तो अब हम लोग, मैं भी बल्कि वही पूछूं कि आप कविता को और गद्य को किस तरह से देखते हैं, बल्कि दोनों में आप जो लिखते हैं उसमें आपको ज्यादा प्रिय कौन लगता है, कविता या गद्य? नहीं, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 आंखें आप कहिएगा कि कौन अच्छी आंखें हैं, ये तो कहना मुश्किल है। ये कविता सोच के नहीं लिखी जा सकती, ना कहानी सोच के लिखा जा सकता है। तो पहली बात कि आप अपने स्व में, उस ईश्वरीय क्षण में बार बार लौटने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय हम ये बात करेंगे कविता और कहानी। ये हम लेखक वर्ग जो भी यहाँ बैठे हैं, गौतम बैठे हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमें ईश्वर व ईश्वरीय क्षण अता करते हैं जिस एकांत में आप रच पाते हैं। क्योंकि और किसी को, चित्रकार जितने भी सृजनकार हैं, सिर्फ उन्हीं को वो ब्लेसिंग मिली हुई है। और हाँ, मनीषा जी कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज। हाँ पूछिए ना प्लीज। हम सब ने बहुत सारी आत्मकथाएं पढ़ी हैं जहाँ पे बेटों और बेटियों ने अपने माँ के निजी जीवन पर अलग तरह से प्रकाश डाला है। तो यतीश, आप इस उम्र में, जैसे मैत्रेय पुष्पा जी का हम उपन्यास पढ़े, निवेदिता,
सैन का उपन्यास पढ़े तो उन्होंने अपनी माँ को एक कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन तुमने कटघरे में नहीं खड़ा किया माँ को, तुमने माँ के जीवन और उनके जीवन में आए प्रेम को एक अलग तरह से यहाँ पर व्यक्त किया। तो ये जो साहस था और ये जो इसके लिए जो तुम्हारी स्मृतियां थी और जो तुम्हारा एक बच्चे के तौर पे जजमेंट था, उसको तुम कैसे संतुलन बना पाए? बहुत मुश्किल प्रश्न है और इसका जवाब वैसे कायदे से अभी हिंदी नामा का एक इंटरव्यू आने वाला बहुत लंबा, जिसमें मेरी माँ ने दिया है, और मुझे लगता है कि वो जवाब सबसे माकूल जवाब है और ये एग्जैक्टली आपके प्रश्न का ही वो जवाब है। और उस जवाब को देने के लिए उन्होंने उस किताब को 3 बार पढ़ा। नहीं, माँ ने कहा कि पहले उनको डर लगा तो उन्होंने डर डर के किताब पढ़ी, और फिर दूसरी बार पढ़ा ये सोचकर कि मेरा बच्चा किस तरह सोचता है, और उस तरीके से उस सारे प्रश्नों को समझने के लिए उन्होंने किताब पढ़ा, और तीसरी बार एक साहित्यिक उपलब्धि की तरह किताब पढ़ रही हैं अभी। जी जी, अब इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में आपके लगातार जो पठनीयता है वह भी लोगों के आकर्षण का एक कारण है, और पठनीयता के साथ साथ आप लगातार उस पर समीक्षात्मक लिख देते हैं। जी, मैंने काव्यात्मक श्रृंखला को एक अलग विधा के रूप में देखें। आपने खुद कहा कि ये स्वतंत्र कविताएं भी हैं, तो कई बार आप जब समीक्षाओं को जब आप लिखते हैं एक आलोचक के रूप में जब सक्रिय होती है, क्योंकि समीक्षा का मतलब है मूल्यांकन करना, जी, जी, जी। तो उसमें आपकी जो सोच है या आपका जो दृष्टिकोण है वह किस तरह से आलोचना के विधा को किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि मतलब अगला यदि इसको वाक्य में जोड़ दूं, कई लोग ये कहते हैं कि आलोचना रचना के लिए जरूरी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि रचना के लिए क्या आलोचना का होना जरूरी है या नहीं है? प्रश्न ये। नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा महसूस होता है, और मुझे ये भी महसूस होता है कि आलोचना कम हो रही है, और मुझे बतौर लेखक अच्छे आलोचक का इंतजार होता है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे इर्द गिर्द कम से कम व्यक्तिगत तौर पे ऐसे मित्र हैं जो खुल करके आलोचना करते हैं, और सबसे बड़ी आलोचक मेरी पत्नी है। और मैं सौभाग्य, क्योंकि मैंने पहली किताब में कहा कि उनके कारण ही मैं साहित्य में आया हूँ, और वो बहुत ही ऑनेस्ट आलोचक है, इसलिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आलोचक मेरे पास ही सबसे बड़ी है ना। बट आलोचना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके इसका मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप सोचेंगे बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, जो कि गलत होगा। और मैं समीक्षा करता हूं, आलोचना नहीं करता हूं, मैं उस काबिल अपने आप को नहीं मानता हूं। समीक्षक हूं इसलिए क्योंकि मुझे किताब में उतरना होता है, बस, और कोई पर्पस मेरा नहीं है इसमें। अंतिम मतलब अंतिम यदि बात यदि कहूं तो मुझे लग रहा है कि आजकल सिर्फ औपचारिक समीक्षाएं ही हो गई हैं। हाँ। कोई भी यदि क्रिटिकली यदि वो देख दे किसी रचना की, यदि बारीकी से यदि उसके नकारात्मकता को यदि बता दे, तो व्यक्तिगत संबंध तो लगभग 90% खराब हो ही जाते हैं किसी भी रचना को। तो क्या आपने किसी भी मैंने बहुत एक आध नहीं, मैंने रामजी तिवारी मेरे बहुत अच्छे मतलब अग्रज हैं, उनकी किताब को मैंने बताया कि कहाँ पे आप गलत है, बहुत लोगों को मैंने लिखा। या आपकी रचनाओं पर कोई इस तरह की नकारात्मक यदि वो क्या समीक्षाएं आई हैं? हाँ, आई हैं, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बताया गया है, और मैं इसको बहुत स्वागत करता हूँ। मैं तो बहुत इस बात का प्रमुख प्रवर्तक हूँ कहूँ तो। जी बिल्कुल, आपकी रचनाओं में जो साहसिकता है वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और अधिकतर लेकिन सामान्य ये जो दौर है वो आलोचना का दौर नहीं, अधिकतर लोग नाराज हो जाते हैं। बल्कि अंतिम बात मैं कहूं तो प्रेमचंद की जो हिंदी की पहली कहानी, कई बार लोग कहते हैं पंच परमेश्वर, तो वो शीर्षक उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को भेजा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं इसका शीर्षक बदल रहा हूं। प्रेमचंद ने शीर्षक लिखा था पंचायत, और उस पर अधिकतर लोग, प्रेमचंद का उस वक्त जलवा था एकदम, 1916 की ये कहानी है, और प्रेमचंद 1907 में उनका सोजे वतन प्रतिबंध होता है, नाम बदलते हैं, तो उस वक्त सोचिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यदि आप सहमत हों तो मैं इस कहानी का शीर्षक बदल रहा हूं, और फिर प्रेमचंद ने उसको सहर्ष स्वीकृति दी, और भी कई सारे, बल्कि द्विवेदी जी का
जो अनुशासन था सरस्वती में। लेकिन आज के दौर में एक यदि कोई वाक्य यदि नेगेटिव फेसबुक पर भी लिख देता है तो लोग उससे बातचीत बंद हो जाती है और अनफ्रेंड और ब्लॉक तक हो जाते हैं किसी रचना की यदि बात होती है तो खैर ये आपके मतलब भलमनसाहत है या बड़प्पन है कि आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे इतनी अच्छी हम लोगों की बातचीत हुई। उम्मीद है कि अखिलेश जी के पैमाने पर आप खरे उतरें और आपकी रचनात्मक यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना आराम सुनने के लिए। Thank you for the amazing session. It was truly enlightening and engaging. We appreciate the valuable insights shared by Yatish Kumar ji and Vinay Mishra ji. Now, as a token of appreciation, we would like to present citations to our esteemed speakers. Sir, I request Ashok Kumar Bal, patron and CEO of KLF, to please come forward and present the citation.